सो नंबर 1 मूवी इन द वर्ल्ड अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी रिलीज़ हो चुकी है और ऑडियंस एंड क्रिटिक्स दोनों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और इस मूवी ने साबित किया है कि ये ट्रूली एक ग्लोबल मूवी है। अवतार हैज़ बिकम अ ग्लोबल इवेंट। और क्या रीज़न है क्यों ये मूवी ग्लोबल इवेंट की तरह कंसीडर की जा रही है, ऐसा क्या है कि ये नंबर 1 मूवी कंसीडर की जा रही है दुनिया में, ये सब चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं ये मूवी देख के आ चुका हूँ, बढ़िया मैंने गोल्ड के अंदर बैठ करके देखी है, पैर सीधे करके लेट के एकदम बहुत इन्जॉय किया मैंने मूवी देखते हुए। और जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि इस मूवी को लेकर के मैं पहले से बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि फर्स्ट मूवी का भी मेरे ऊपर बहुत बढ़िया इम्पैक्ट आया था। अब मैंने सब कंज्यूम कर लिया है इस मूवी के अंदर जो जो चीज़ें थी, और मैं आपके साथ अपने रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो वेरियस चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डायरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे ऑब्वियसली, जिनका सब कुछ ये विजन था पूरा, कैसे उन्होंने इस मूवी को बनाया है। एक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस वगैरह कैसी थी। एक्शन के बारे में बात करेंगे और वीएफएक्स के बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि वो तो मेरा पर्टिकुलरली फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड आफ्टर ऑल सब चीज़ों के बाद जो मेन चीज़ है स्टोरी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इन सब के बारे में आप व्यूज़ मेरे जान करके और एनालाइज कर पाएंगे कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये मूवी एक ग्लोबल इवेंट है और क्यों इस तरह से लोगों के रिव्यूज़ इसको लेकर के इतने पॉजिटिव आ रहे हैं। सो बिफोर वी बिगिन लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ हुई थी भारत में अवतार 1 फर्स्ट पार्ट जो था उसका, और अभी दोबारा से दिसंबर 2022 में रिलीज़ हुआ है सेकंड पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर। 13 साल ऑलमोस्ट इसमें लग गए। फर्स्ट मूवी के बारे में भी अगर आप लोगों को ऑब्वियसली जानकारी होगी ही, तो आपने कई बार सुना होगा कि पहली मूवी कहानी लिख करके और उसको फाइनली बनाने तक में 14 ईयर्स का टाइम ले लिया था डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने, जो कि करता धरता है इस मूवी के। अगेन फिर से 13 साल का समय उनको लगा सेकंड मूवी बनाने में। तो क्या वो बहुत स्लो डायरेक्टर हैं, क्या रीज़न है क्यों इतनी स्लो उन्होंने मूवी बनाई? और नाम ऑब्वियसली बहुत लोगों ने सुना हुआ है, जेम्स कैमरून सुपर हिट डायरेक्टर हैं। तो आपको क्या लगता है कि जेम्स कैमरून ने लाइफ में कितनी मूवीज़ बनाई होंगी? अभी सुन के लगता है ना जेम्स कैमरून बड़ा नाम है, तो उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई होंगी, और टाइटैनिक भी उन्होंने बनाई है। मैं एग्जाम्पल के बता देता हूँ आपको, टर्मिनेटर बनाई हुई है। तो ऐसे डायरेक्टर ने काफ़ी फिल्में बनाई होगी, राइट? बट आपको जान के हैरानी होगी कि मेन स्ट्रीम फिल्में उन्होंने केवल 9 ही बनाई हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर। उनकी सारी फिल्में बहुत ग्रैंड फिल्में हैं, कम फिल्में ज़रूर हैं। उसका रीज़न यही है कि 14-14 साल अगर एक मूवी को बनाने में लग जाते हैं तो वो आदमी कितनी ही मूवी बना लेगा अपनी लाइफ टाइम के अंदर, राइट? बट सारी की सारी सक्सेसफुल मूवीज़ हैं। तो ये जेम्स कैमरून हैं, ये भाई साहब जो हैं कनेडियन फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने एक्चुअली ये सब मूवीज़ बनाई हैं जिनका मैं नाम ले रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके। और ये एलिटा द बैटल एंजल, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, और अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है तो देख लेना। बहुत अमेजिंग मूवी है, क्वालिटी ऑफ एनिमेशन इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड स्टोरी टेलिंग ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी है, क्योंकि डायरेक्टर ही इतने अच्छे हैं जो स्टोरी टेलिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं, राइट? तो ये तो इनकी मूवीज़ की लिस्ट है। इसके अंदर एलियन का वैसे लगा नहीं हो, और भूल में जो है वो भी आप सर्च कर सकते हैं, IMDb वगैरह पर जाकर के आपको लिस्ट मिल जाएगी सारी फिल्मों की। अगेन लाइफ टाइम क्रॉसिंग की अगर बात करेंगी, टोटली जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्में कौन सी रही हैं अभी तक, तो नंबर 1 थी अवतार 1। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है। सेकेंड नंबर पर आपकी चहेती एवेंजर्स एंड गेम है। सो उसको ये टॉप कर चुकी थी मूवी, ऑब्वियसली ये पुरानी मूवी है और एवेंजर्स उसके बाद में आई है। एंड थर्ड मूवी आप देख रहे हैं टाइटैनिक। सो मतलब टॉप 3 के अंदर 2 फिल्में जेम्स कैमरून की डायरेक्टेड हैं। सो आप समझ सकते हैं इस डायरेक्टर का क्या इम्पैक्ट है फिल्म मेकिंग के अंदर, राइट? और अगर आप ये नोटिस करें ना, आपकी एवेंजर एंड गेम्स का जो डोमेस्टिक प्रॉफिट है वो 30% है, और अवतार 1 जो इसको इससे आगे निकली हुई है उसका डोमेस्टिक प्रॉफिट 26.9% है। मतलब डोमेस्टिक में उसने, यानी यूएसए में उसने पैसे कम कमाए, और ओवरऑल ग्लोबल में अगर आप देखें तो ज़्यादा है, राइट? अगर यहाँ पे देखें आप लोकल जो यहाँ पे लिखे ना डोमेस्टिक लाइफ टाइम में आप देखें यहाँ पर ये एवेंजर्स का ज़्यादा है, लेकिन इसका कम है, देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन ओवरऑल में अगर आप जाएंगे तो वो अवतार का ज़्यादा है और एंड गेम का कम है। इसका मतलब एंड गेम यूएसए में काफ़ी पॉपुलर रही थी, वो तो ऑब्वियसली अवतार भी रही थी, बट बाहर की ऑडियंस जो उन्होंने एंड गेम को नहीं भी देखा उन्होंने भी अवतार को देखा, राइट? जिन लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम देखी उन्होंने तो देखा ही, प्लस कुछ और लोगों ने भी देखा, तो यानी इसकी पॉपुलैरिटी बाहर और ज़्यादा थी। तो ये अपने आप में बताता है कि ये ग्लोबल इवेंट क्यों है ये मूवी, क्योंकि इसकी ग्लोबल रीच पहले भी ज़्यादा थी, और अगेन इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ग्लोबल रीच इसकी बहुत ज़्यादा निकल करके आ रही है। तो जेम्स कैमरून का ऑलमोस्ट ये कह लीजिए आप पैशन प्रोजेक्ट था अवतार 1 भी 2 भी, और बहुत सीरियस थे उस कहानी को लेकर के, और
फर्स्ट मूवी के टाइम पे भी यही बातें हो रही थी कि उन्होंने 14 ईयर्स इसलिए वेट किया क्योंकि टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई थी जिसके थ्रू वो अवतार दिखाना चाहते थे। मोशन कैप्चर वगैरह उतने प्रॉपर नहीं थे, तो उन्होंने वेट किया टेक के डेवलप होने का। इनफैक्ट टेक डेवलप करने में उनका योगदान रहा क्योंकि वो चाहते थे ये चीज़ें इस तरह से बने, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी वहाँ पर डेवलप हुई थी। सिमुल कैम वगैरह का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल वहाँ पर उस समय पे हुआ था। तो काफ़ी लोगों को आप में से पता होगा सिमुल कैम क्या है। अगर आप फील्ड के लोग हैं, अगर नहीं पता आपको तो और जानना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैंने वैसे पिछली भी वीडियो में भी थोड़ी उसके बारे में बात की थी। तो सिमुल कैम काइंड ऑफ वर्चुअल प्रोडक्शन जो आजकल हो रही है उसका आप समझ लीजिए कि शुरुआत वहाँ से हुई थी, सिमुल कैम से, राइट। तो उसमें रियल टाइम शूट करते हुए ही आपको 3D एनवायरनमेंट बाद में कैसा डल करके दिख रहा होगा, वो रियल कैमरा ट्रैकिंग आपको लाइव शूट के टाइम पे ही दिखाई दे जाती थी। इससे आप मूवी को उस तरीके से ऑलरेडी शूट कर पाते थे कि बाद में 3D के अंदर ये कैसा लगेगा, पूरा प्लेनेट वगैरह 3D में डल के कैसा लगेगा। तो अगर आपको इसमें डिटेल वगैरह देखनी है तो मैंने जो अवतार के ऊपर पहला भी वीडियो बनाई हुई है अपनी ट्रेलर रिव्यू वगैरह की, उसमें मैंने बात की है इसके ऊपर, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। मैं लिंक कहीं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इन चीज़ों से हटते हैं, वापस बात करते हैं डायरेक्टर की। डायरेक्टर का जो विज़न था उसको अब की बार भी यही हुआ कि इतनी बड़ी ग्रैंड उसकी जो शुरुआत हुई है उसको और ग्रैंड करने आगे। तो अगेन टेक्नोलॉजी फिर से उसके लिए जो प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि इस बार इन्होंने वे ऑफ वाटर बनाना था। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो 3D में सिमुलेशन करना बहुत मुश्किल है। अभी तक भी एकदम रियलिस्टिक पानी लाना बहुत मुश्किल था, बट इस मूवी में जिस तरह का वाटर मैंने देखा है, माइंड ब्लोइंग। मैं VFX का काम करता हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें डेली देखता हूँ, स्टिल मुझे वो एकदम रियलिस्टिक लग रहा था। बहुत सुपर्ब इसके अंदर काम हुआ है। बट वाटर के साथ चैलेंज ये है कि उसको एक तो ऑब्वियसली सिमुलेशन वगैरह बहुत मुश्किल है, और वाटर के अंदर इन्हें बहुत कुछ शूट करना था, मोशन कैप्चर शूट करना था। और वाटर ऑब्वियसली एक मीडियम ऐसा है जो हिलता रहता है, रिफ्लेक्शंस वगैरह आती रहती हैं, तो मोशन कैप्चर कैमराज वो सही से जो है उसको मोशन कैप्चर वहाँ पे नहीं कर पाते। तो ये अपने आप में एक हर्डल थी कि अंदर मोशन कैप्चर कैसे करें। उसके लिए उन्होंने अगेन फिर से टेक डेवलप करी इस तरह की नई, जिससे वो अंडर वाटर भी शूट कर पा रहे हैं। और 3D में तो मूवी थी ऑब्वियसली, तो स्टीरियोस्कोपिक रिग वगैरह भी यूज़ हुआ है, इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ और वीडियोज़ के अंदर। तो आप एक स्टोरी टेलिंग के लिए, अपनी एक कहानी दो लोगों को बताने के लिए एक लिटरली नई टेक डेवलप कर देते हैं। उस टेक के थ्रू नई जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। इस लेवल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने पैशनेट ये डायरेक्टर हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये कम प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो 2009 में अवतार आई थी और 2012 में इन्होंने टाइटैनिक को री रिलीज़ किया था दोबारा से, उसको जो है हाई डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर और उसकी इम्प्रूव करके, प्लस उसको उस टाइम पे 3D स्टीरियोस्कोपिक मूवी वर्जन उसका बनाया गया था। क्योंकि 2009 में अवतार ने दिखाया था कि 3D मूवीज़ बहुत अच्छी हो सकती हैं। उस टाइम पे बाकी सब 3D मूवीज़ ऑलमोस्ट गार्बेज आ रही थी, सर बहुत दुखता था देखने में, डेप्थ सही नहीं होती थी। तो अवतार में एक बहुत प्रॉपर डेप्थ मिली थी, जिसकी वजह से और भी उसका एक्सपीरियंस जो है मूवी को थिएटर में देखने का और भी इंजॉयबल हो गया था और लोगों को मेमोरेबल हो गई थी वो मूवी। तो 2012 में इन्होंने क्या किया कि टाइटैनिक को भी दोबारा से अब हम रिलीज़ करेंगे और उसको जो है पूरा डेप्थ वगैरह उसके अंदर प्रॉपर दिखेगी इस बार स्टीरियोस्कोपिक 3D के अंदर। ये उसके अंदर भी खुद से इन्वॉल्व हुए थे डायरेक्टर, एक एक फ्रेम के ऊपर इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि इनके लिए इनके प्रोजेक्ट जो है बहुत क्लोज टू द हार्ट होते हैं। तो वो एक एक फ्रेम को जो है एनालाइज करते हैं, और डेप्थ के लिए ऑब्वियसली बहुत सारा रोटोस्कोपी का वर्क हुआ था। और रोटोस्कोपी में क्या आप अलग अलग पीसेज निकाल देते हैं, लेकिन उन पीसेज की आप एक डिस्टेंस तो दे सकते हैं, बट उनके बीच की डेप्थ कैसी आएगी उसके लिए आप उसको फेड वगैरह करते हैं, राइट। तो बड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाता है। आजकल तो डेप्थ कैलकुलेशन भी होनी शुरू हो गई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत रोटो किया है जीवन में, तो उससे वो डेप्थ का डेटा वगैरह उसमें AI में डाल करके, आजकल AI की मदद से भी डेप्थ बन जाती है। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन लोगों को डेप्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, DaVinci Resolve वगैरह की, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा, उसमें जा करके देख सकते हैं। तो वो भी इनका एक पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट था। टाइटैनिक ऑलरेडी एक सुपर हिट मूवी थी, और उसको दोबारा से लोगों के सामने लाना, तो अगेन उसको पूरा फ्रेश लुक देना, नया बनाना, और उसके अंदर लोगों को इमर्स कर देना, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था। और टाइटैनिक की बात करें तो उसके अंदर केट विंसलेट थी, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और केट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली अब हम बात करते हैं एक्टिंग के बारे में, कि एक्टर्स का क्या योगदान था इस मूवी के अंदर। डायरेक्टर अपना विजन दिखाना चाहता है, बट अगर वो स्टूपिड एक्टर्स ले लेगा तो ऑब्वियसली वो उसके विजन को ख़राब कर देंगे। इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे, ऑब्वियसली बहुत सारे तो पुरानी जो फर्स्ट पार्ट था उससे कैरिड फॉरवर्ड थे, कुछ नए कैरेक्टर्स थे। तो केट ने भी ऐसा नया रोल परफॉर्म किया था इसके अंदर। एंड क्योंकि अंडर वाटर सीन शूट करने थे, जो कि ऑलरेडी एक चैलेंज था, बट एक और चीज़ चैलेंजिंग ये हुई कि इनको अंडर वाटर फेशियल मोशन कैप्चर भी करना था। वो बाहर नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि आप जब पानी के अंदर है तो आपके फेस पे अलग तरह से दबाव होता है, आपका फेस डिफरेंट तरह से मूव करता है रादर देन व्हेन यू आर ऑन द लैंड। तो इसलिए वो अंडर वाटर ही फेशियल एक्सप्रेशन भी चाहते थे। तो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क वगैरह ये फैसिलिटी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये डाइव करें और अपना नेचुरल उसको जो है बिना इस तरह के एक्स्ट्रा वेट वगैरह के
अपना फेशियल भी एक्सप्रेशन दे सकें और बॉडी मूवमेंट भी कर सकें, ताकि प्रॉपरली उसको मोशन कैप्चर बॉडी एंड फेस दोनों का आ जाए, राइट। अब सुनने में तो लग रहा है कि ओके, बट कितना मतलब देर के लिए, वो वैसे तो एक्ट भी करने अंदर कितनी कितनी देर रह लेते थे। तो इन लोगों ने स्पेशली ट्रेनिंग की, सभी एक्टर्स ने अंडर वाटर सांस रोक करके रखने की। इवन मैं देव नेक्स्ट लेवल के साथ मूवी देखने गया था, वो मेरे बगल में बैठे थे, वो खुद सांस रोक रोक के देख रहे थे कि ये इतनी देर तक अंदर जा रहे हैं कि इतनी देर तक कोई आदमी सांस रोक सकता है क्या। तो आपको जान के हैरानी होगी कि केट विंसलेट ने इस मूवी की प्रैक्टिस के टाइम पे ही एक रिकॉर्ड भी बना दिया था। 7 मिनट 15 सेकेंड तक इन्होंने अपनी सांस रोक के रखी थी, राइट। 7 मिनट 15 सेकेंड, आप खुद ट्राई करके देखिए, 20 सेकंड में ही आपको ऐसे होने लग जाएगा कि अरे, अगर आप नॉर्मली जो है, अगर स्विमर वगैरह नहीं है, अगर जो स्विमर हैं लोग, डाइवर वगैरह हैं, तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि 1 2 3 मिनट की क्या वैल्यू होती है, और 7 मिनट तो अपने आप में बहुत ही इम्प्रेसिव फीट है। तो एक्टर्स इतने पैशनेट थे कि उन्होंने इतना अपना जो है तन मन धन लगाया उस चीज़ के अंदर, तभी वो चीज़ें ऐसी बन के निकलती हैं, राइट। अभी वो मजाक की बात करें तो जैसे अभी पृथ्वीराज चौहान फ्लॉप हुई थी, उसमें 30 दिन के अंदर मतलब मैं पिक्चर बना के शूट करके ख़त्म कर देता हूँ, ऐसा अक्षय कुमार की जैसे वो बड़ी पॉपुलर हो रही थी एक लाइन की, इससे ज़्यादा टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए। तो 30 दिन में बनने वाली फिल्में फिर ऑब्वियसली इस तरह की हो जाती हैं और 13-13 14-14 साल में बनने वाली फिल्में, उसमें पता लगता है कि आपने पैशनेटली काम किया है। एक होती है पैसा कमाने वाली फिल्म, और एक होती है कि ये मेरी स्टोरी है और मुझे दुनिया में दिखानी है, और आप इतनी अच्छी फिल्म बना देते हो कि वो लाइफ टाइम बेस्ट ग्रॉसर भी बन जाती है। तो अवतार पैसा भी कमा गई, लेकिन बनाई इस वजह से नहीं गई थी, बनाई इस वजह से गई थी कि ये एक स्टोरी है जो बताई जानी चाहिए, और इतनी ही पैशन से बताई जानी चाहिए, जिसकी वजह से पैसा उसका बाई प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो एक्टर्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दी इसके अंदर। बाकी सब लोग के कैरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, जेक सुली और वो नेतेरी का भी। नेतेरी का जो सल्धाना ने बहुत ही अच्छा फर्स्ट मूवी में भी किया था और सेकंड में भी। तो बाकी वैसे वो मार्वल में भी आपने लोगों को देखा होगा जो सल्धाना को, बट अवतार में जो उनकी परफॉर्मेंस पहले भी थी और अब भी थी, वो बहुत माइंड ब्लोइंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कैरेक्टर। अब एक्टर्स से आगे चलते हैं एक्शन एंड वीएफएक्स की तरफ। तो एक्शन बहुत माइंड ब्लोइंग है। जैसी मूवी शुरू होती है, किक इन होती है, एक्शन के साथ ही शुरू होती है। तो जो फिजिकल एक्शन जो स्टंटमैन ने किया होगा, ऑब्वियसली बाद में सीजी डबल से उसको रिप्लेस किया है, बट मोशन कैप्चर के थ्रू ऑलमोस्ट सारा कुछ इस मूवी में हुआ है। एक्शन डायरेक्शन बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि एक्शन सिर्फ फिजिकली लोग जंप कर रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होती, वो तो है ही एक पार्ट, बट उसको किस पर्टिकुलर एंगल पे दिखाया जाए, कैमरा को उस टाइम कैसे मूविंग रखा जाए या स्टिल रखा जाए, ये सब चीज़ें जो है इनके अंदर बड़ी थॉट प्रोसेस जाती है, ताकि वो चीज़ बेस्ट देखने में रिजल्ट उसका नज़र आए। तो वो बहुत अच्छी थी एक्शन डायरेक्शन भी इस मूवी की। वीएफएक्स की अब बात कर लेते हैं। वीएफएक्स तो मैंने जैसे बताया वाटर के बारे में, ऐसा वाटर अभी तक तो नहीं बना था, राइट। ये बेस्ट वाटर सिमुलेशन मैंने इसमें देखी है। अंडर वाटर सिमुलेशन कह लो, ओशन की वैसे सिमुलेशन कह लो, वाटर की स्प्लैशेस, बिग स्प्लैशेस, स्मॉल स्प्लैशेस, पूरा माइन्यूट डिटेल तक जो है वाटर के ऊपर काम हुआ है। इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद अदर सीजी एलिमेंट्स और रियल पर्सन, वो भी बहुत माइंड ब्लोइंग है। एनवायरनमेंट जो लैंड के थे वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट में भी अच्छे थे, सेकंड में भी सुपर अमेजिंग थे। वीएफएक्स टॉप नॉच, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीएफएक्स। और मैं फ्रैंकली कहूँगा जैसे मार्वल मूवी का वीएफएक्स जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है, तो बेस्ट वीएफएक्स आप कह सकते हैं कि एंड गेम के अंदर था। बट जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कोलाइडर का आर्टिकल था, जेम्स कैमरून सेज मार्वल वीएफएक्स आर नॉट इवन क्लोज टू अवतार द वे ऑफ वाटर। सो काफ़ी लोगों को इस चीज़ से थोड़ा लगेगा कि नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, मार्वल का बहुत अच्छा था, थैनोस बहुत ही बढ़िया उन्होंने बनाया था, बढ़िया बनाया था, बट वो एक सीजीआई कैरेक्टर था जो मेन इमोट करता, जिसमें इमोशंस थे, फेशियल एक्सप्रेशन आते थे। अवतार के अंदर भरे पड़े हैं इस तरह के कैरेक्टर, मतलब ये बहुत ग्रैंड चीज़ है, एक कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं और सभी बहुत अच्छा इमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट मूवी के अंदर आपको मोस्टली जो है 3D कैरेक्टर्स ही नज़र आने वाले हैं, बट वो इतना अच्छे से इमोट कर रहे हैं, उनके रेंडर इतने अच्छे हुए हैं कि वो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा, आपको लगेगा आप नॉर्मल एक मूवी देख रहे हो, राइट। ऑब्वियसली आपको पता है नीले रंग का कोई इस तरह का क्रीचर होता नहीं है, तो आपका ब्रेन आपको बताएगा कि ये नकली है, राइट। पर जैसे ही आप मूवी देखते होगे थोड़ी देर में आप कनेक्ट हो जाओगे, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा कि नकली है, क्योंकि इट हैज़ बीन सो वेल डन, बहुत अच्छे से किया हुआ है वो चीज़ को। तो इसलिए वीएफएक्स के तो अभी मैं बता ही देता हूँ आपको, टेक्नोलॉजी तो डेवलप की ही है इन्होंने। अगेन वीएफएक्स के लिए भी बहुत सारी नई नई चीज़ें उन्होंने 100% बनाई हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई स्क्रीन पे देख पाना। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पॉइंट जो है स्टोरी, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका कंटेंट ही नहीं है दिखाने लायक तो उसके ऊपर कुछ भी कर लीजिए। इट्स लाइक
पिज़्ज़ा खाने का एक्सपीरियंस होता है ना, पिज़्ज़ा बहुत सबको पसंद है, मोस्टली लोगों को पसंद होगा। तो पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा बेस होता है, मसाले होते हैं, टॉपिंग्स होती हैं, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर ऐसा कहूँ मैं आपको कि सिर्फ मसाला मसाला दे दूँ, ठीक है, बेस भी बेकार हो और टॉपिंग्स भी ना हो उसके ऊपर, तो क्या वो पिज़्ज़ा खाने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा? डेफिनेटली नहीं, राइट। या टॉपिंग्स ही टॉपिंग्स दे दूँ और बेस बिल्कुल हार्ड हो जाए, मसाला है ही नहीं, फीका एकदम, तो भी वेस्ट है। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन और एक बहुत अच्छे प्रोपोर्शन के अंदर जब होता है और उसके ऊपर जो है कुक जो उसको कुक करता है, तब एक फाइनल पिज़्ज़ा जो है आपको बहुत बढ़िया खाने को मिलता है। मूवी मेकिंग में भी आप इसी तरह समझ लीजिए कि स्टोरी आपका बेस है पिज़्ज़ा का, राइट। उसके ऊपर VFX आपका मसाला है, एक्टर्स आपकी टॉपिंग है जो एक्टिंग कर रहे हैं, राइट। और डायरेक्टर जो जेम्स कैमरून है इस केस में वो कुक हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस को पकाते हैं, प्रॉपरली बेक करते हैं ताकि वो खाने लायक हो जाए और उसका अरोमा बहुत अच्छा हो जाए और आपको खा के वो मज़ा आ जाए। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्टोरी की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टोरी इज़ लाइक द बेस। स्टोरी इस मूवी की ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग है। अगर मूवी फर्स्ट आपने देखी है तो आपको पता ही है कि वहीं से कैरी फॉरवर्ड ये मूवी होती है। फर्स्ट के एंड में जो भी डिज़ास्टर वगैरह हो करके अभी लोग सेटल हो रहे होते हैं, वहीं से कंटिन्यू हो जाता है कि ह्यूमंस एंड एलियंस का कॉन्फ्लिक्ट जारी है और आगे वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इन्होंने एक्सपेंड किया उस यूनिवर्स को। उस पेंडोरा प्लैनेट के ऊपर पहले हमने एक सेक्शन देखा था, राइट। उस पेंडोरा के ऊपर, जैसे अब धरती के ऊपर भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं अलग अलग, हमने पेंडोरा के ऊपर मान लीजिए एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट देखा था। अब ये बाकी का पेंडोरा एक्सप्लोर इसमें कर रहे हैं। उसके लिए फिर आपको पूरी की पूरी रिसर्च टीम्स बिठानी पड़ती हैं ऐसे काम करने के लिए, जो कि आपका वहाँ की जो वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ के एनिमल्स कैसे होंगे, क्रीचर कैसे होंगे। वे ऑफ वाटर है तो अंडर वाटर का पार्ट भी आ गया। ओशन के अंदर, वहाँ के पेंडोरा के ओशन के अंदर क्रीचर्स कैसे होंगे, कैसी मछलियाँ होंगी, कैसी उनकी वेल होगी, कैसी, ये सब चीज़ों के ऊपर स्टडी वो किया गया है, रिसर्च की गई है। नावी लैंग्वेज जो वहाँ की है वो पूरी लैंग्वेज क्रिएट की थी इस पर्टिकुलर मूवी के लिए, जिसके अंदर वो कम्युनिकेट करते हैं एलियंस। बाद में आपने देखा होगा कि राजामौली ने भी अपनी एक मूवी बाहुबली के अंदर फाइट सीक्वेंस था, उसमें एक ट्राइब लड़ने आती है महेशमती के सोल्जर्स के साथ में, तो वो लोगों की एक डिफरेंट तरह की भाषा थी, तो उन्होंने वो पूरी भाषा वहाँ पे क्रिएट की थी। तो वैसे ही वो ऑब्वियसली शायद कहीं यहाँ से इंस्पायर्ड भी होगी कि इतना पैशनेटली राजामौली भी काम करते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर कि पूरी पूरी एक लैंग्वेज आप बना दें किसी एक पर्टिकुलर मूवी के लिए। सो दैट काइंड ऑफ रिसर्च गोज इन टू मेकिंग दीज काइंड ऑफ मूवीज़। मैं थोड़े दिन पहले अवतार का एक वो देख रहा था, मार्केटिंग के लिए इन्होंने क्या किया था कि आप अपनी मर्जी का अंडर वाटर क्रीचर बना सकते हैं, फिश बना सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस थी। उसको मैं जब पढ़ रहा था, उसके अंदर अंदर लेयर्स ही लेयर्स थी कि इतनी हाइट के ऊपर जो है समंदर में जो मछलियाँ होती हैं वो इस तरह की होती हैं। अगर डीपर आप उसमें जाते हैं ओशन के अंदर, तो वहाँ पे जो फिशेज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा कार्निवोरस फिश आपको मिलती हैं। बिल्कुल ही डीप सी में चले जाते हैं जहाँ पर ऊपर की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती, उनकी आइज़ ही नहीं होती, ऐसेट नहीं होती उनके पास, बट वो सेंसेस की तरह जो है और चीज़ों से वहाँ पर हंट करती हैं। तो इतनी डिटेल स्टडी इन्होंने कर रखी थी और वो सारे के सारे क्रीचर्स आप उसमें क्रिएट कर पा रहे थे। और क्रीचर्स के ऊपर जो है उनकी स्किन के अंदर इस तरह के रेडियम टाइप के सब्सटेंसेस हैं जो कि ग्लो करते हैं रात को। तो उस ब्यूटीफुल तो हैं ही वो, लेकिन उनको नेविगेट करने में इन चीज़ों के अंदर भी वो हेल्प करते हैं, जो कि मूवी में आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। तो बहुत ही मज़ेदार मूवी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है डेफिनेटली देखिए। और अब आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है मूवी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर आप देखें जा करके IMDb के ऊपर, तो उनकी अपकमिंग 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें अवतार 3, 4 एंड 5 ये सब लिखी हुई हैं। अवतार 3 पोस्ट प्रोडक्शन में है, यानी पूरी बन चुकी है, शूट वगैरह हो चुकी है। पोस्ट प्रोडक्शन यानी अब उसका VFX वगैरह ऊपर एडिटिंग वगैरह ये सब चल रहा है। अवतार 4 इन प्रोडक्शन यहाँ पर शूट हो रही है, 2026 में आएगी। अवतार 3 का 2023 इन्होंने पहले बोला था, तो अब यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से कुछ डिले यहाँ पर आ गए होंगे। अवतार 5 अगेन इन प्रोडक्शन है, तो ये 2028 तक आएगी। तो इन्होंने पूरा प्लान कर लिया है का 3 फिल्में हैं, और लास्ट जो है अवतार 5, उसके बारे में जितनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता लगी है वो ये कि सुपर ग्रैंड नेवर सीन बिफोर स्टफ वो होने वाला है। ऑलरेडी अवतार 2 ही नेवर बिफोर सीन स्टफ है, तो 5 में तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि सारी की सारी सागा की कंक्लूजन निकल करके आएगी। तो कैसा ही होगा देखने में, देखते हैं अब 3, 4 फिल्म 5 आगे बहुत सारी फिल्में ये जो हैं आने वाली हैं। तो मूवी लवर्स के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो ऑल इन ऑल ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। स्पिरिचुअल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी मूवी देख करके पता लगेगा क्यों इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, बल्कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, मेरा मन तो है उस चीज़ के लिए। ये लाइफ जो है पैदा होने से पहले की लाइफ और मरने की बाद की लाइफ की बात करती है, तो वो एक बहुत तगड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो बहुत प्रॉपर इसके ऊपर आपको मैं एक वीडियो बना करके देना चाहूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
इसके अंदर इतना कुछ सनातन धर्म से भी इंस्पायर्ड है मूवी के अंदर, जो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसको मिस कर ही नहीं पाएंगे, आपको पता लगता जाएगा। ऑब्वियसली नाम तो है ही अवतार, बट और बहुत सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर थी जिसके आप देख के कहेंगे अरे वाह, ये तो अपने कंट्री की बात हो रही है, अरे ये तो यहाँ से उठाया हुआ है। सो बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे। 100% जेम्स कैमरून ने बहुत डीप स्टडी की है इंडियन लिटरेचर की भी, इंडियन हिस्ट्री की भी, तो वो चीज़ें आपको उसके अंदर प्रॉपर उसकी झलकियाँ आपको नज़र आने वाली हैं। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि कंतारा जैसे या फिर अपने जो है हमारे कल्चर से मिलती जुलती कैसे स्पिरिचुअलिटी का क्या एस्पेक्ट था इस मूवी के अंदर, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको इंटरेस्ट हो कि मोशन कैप्चर कैसे हुआ था इस मूवी के अंदर, क्या थी वो नई टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ बार बार और भी मैंने वीडियो में बोला है, तो वो टेक के बारे में अगर आपको समझना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस मूवी से रिलेटेड इस तरह की और भी कोई चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। आई एम हैप्पी टू डिस्कस मोर अबाउट दिस मूवी एंड हाईली रिकमेंडेड अगेन। तो ये था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग अवतार, और आप लोग भी देखिए और बताइए अपने रिव्यूज़। आप लोगों ने अगर देख लिया ऑलरेडी तो अपना रिव्यू शेयर कीजिए कि क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं या आपको लगता है कि नई मूवी ओवर हाइप्ड है, इतनी भी अच्छी नहीं थी। जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह का भी आपका इसके ऊपर कमेंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डिस्कशन को कंटिन्यू रखें ताकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और लाते जाएँ। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर मैंने डाल दी हैं, तो जाकर के लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब सब कर डालिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।